हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया और यूक्रेन की विजिट पर जाते हैं और कहा यह जा रहा है कि इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में। तो आइए आज की वीडियो में देखते हैं कि रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट आखिर है क्या, कब ये स्टार्ट हुआ और क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप लोगों ने वर्ल्ड वॉर्स के बारे में तो जरूर सुना होगा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या होता है कि वर्ल्ड मैप पे दो पावरफुल कंट्रीज इमर्ज होकर आती हैं। एक है आपकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरी थी आपकी सोवियत यूनियन, जिसे यूएसएसआर के नाम से भी जाना जाता था। अब ये दोनों ही कंट्रीज बिलीव करती थी अलग अलग आइडियोलॉजीज में, है ना। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बिलीव करता था कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में। कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो बात करते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी की, प्राइवेट ट्रेड की वो बात करते हैं। और कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव किया जाता है कि गवर्नमेंट का मिनिमम इंटरफेरेंस होना चाहिए आपका ट्रेड और इन सारी चीजों में। वहीं दूसरी साइड अगर बात करें सोवियत यूनियन की, तो सोवियत यूनियन बिलीव करता था कम्युनिज्म में। कम्युनिज्म बात करता है क्लासलेस सोसाइटी की। क्लासलेस सोसाइटी कैसे अचीव होगी कि भाई जो रिसोर्सेज है वो सब लोगों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड जब होंगे तब एक क्लासलेस सोसाइटी बन के आएगी। और ये रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा? ये करेगी एक गवर्नमेंट जो सेंट्रल लेवल पे कंट्रोल हो। तो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट की इन कंट्रीज में बात होती है जो कम्युनिज्म में बिलीव करती है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। देखो, जो वर्ल्ड वॉर 2 था ना, वो मैक्सिमम लड़ा गया था यूरोप में। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या होता है कि जो यूरोप का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो बुरी तरह से तहस नहस हो चुका होता है, जैसे कि आप इन फोटो से देख ही पा रहे हो। अब यूएसए इसको एज ए अपॉर्चुनिटी देखता है और यूएसए सोचता है कि भाई अगर इन कंट्रीज में हमारे को अपनी आइडियोलॉजी फैलानी है तो हमारे को कुछ प्लान बनाना पड़ेगा। तो उस प्लान का नाम दिया जाता है मार्शल प्लान। मार्शल प्लान के तहत क्या होता है कि जो ये कंट्रीज आप यहाँ पे ब्लू कलर में देख रहे हो, इन कंट्रीज में बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसा पंप इन करा जाता है ताकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके। जो इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो चुका है उसको दोबारा से रिकवर कराया जा सके। तो देखो, ये तो हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक रिकवरी की बात। अगर मान लो ये छोटी कंट्रीज जैसे कि नॉर्वे है, आपका बेल्जियम है, वेस्ट जर्मनी है, इन पे सोवियत यूनियन आके अटैक कर देता है तो क्या होगा? तो इस चीज के लिए एक और प्लान बनाया गया और उस प्लान के तहत एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम रखा गया नेटो। नेटो को 1949 में बनाया गया मिलिट्री रिकवरी के लिए वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की। ठीक है, अब देखो यूएसएसआर भी यहां पे चुप नहीं बैठने वाला था। यूएसएसआर ने भी एक पैक्ट साइन किया जिस पैक्ट का नाम रखा गया वॉर्सो पैक्ट। वॉर्सो पैक्ट बनाया गया 1955 में और इसका सोल पर्पस था कि भाई काउंटर किया जाए ये ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है नेटो। अब देखो, नेटो के बारे में ना आपको एक चीज जरूर पता होनी चाहिए कि इसका एक आर्टिकल 5 है और उस आर्टिकल 5 में क्या लिखा गया है? उस आर्टिकल 5 में लिखा गया है कि भाई किसी एक भी कंट्री पे अगर अटैक हुआ ना तो ये माना जाएगा कि पूरी नेटो एज ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक हुआ है और उस कंट्री को बचाने के लिए पूरी की पूरी नेटो ऑर्गेनाइजेशन आगे आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है आपका नेटो का जो आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ना बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं आपकी यूरोप में। नेटो बन रहा है, वॉर्सो पैक्ट बन रहा है। इसके कारण क्या हो गया कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट हो गई और इसी पीरियड ऑफ टेंशन को जो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में रही उसको कहा गया कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 और ये चलता है 1991 तक। तो चलिए आगे देखते हैं। अब समय के साथ क्या हुआ कि यूरोप का एक पार्ट यूएसए के इन्फ्लुएंस में आ गया और दूसरा यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में आ गया। यानी यहां पे कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी आ गई और यहां पे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। इन दो आइडियोलॉजी को डिवाइड करने वाली जो ये ग्रीन कलर की लाइन आप देख रहे हो इसे कहा गया द आयरन कर्टन। इसी तरह से जर्मनी की एक सिटी है जिसका नाम है बर्लिन, उसे भी दो भाग में डिवाइड कर दिया गया और उसके बीचों बीच एक वॉल बना दी गई जिसे कहा गया बर्लिन वॉल। बर्लिन वॉल डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बारे में हम आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं।
अब देखिए विद टाइम क्या हुआ, मार्शल प्लान के तहत जितना भी पैसा यूएसए ने इन्वेस्ट किया था वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में, उसने अपना रिजल्ट शो करना स्टार्ट कर दिया। ये कंट्रीज बहुत अच्छे से डेवलप हुई, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन कंट्री में बढ़ी और धीरे धीरे ये कंट्रीज डेवलप्ड होना स्टार्ट हो गई। अब ये जो सोवियत यूनियन था ना, यहां पे कहानी अपोजिट रही। यहां पे सारी चीजें कौन बना रही है? गवर्नमेंट बना रही है। एक सुई से लेकर ना एक कार तक सब चीज गवर्नमेंट बना रही है। और जैसे कि आपको पता ही है कि गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है वो थोड़ा इनएफिशिएंट होता है और प्राइवेट सेक्टर थोड़ा ज्यादा एफिशिएंट होता है ना। तो यहां पे प्राइवेट ट्रेड, ये सारी चीजें हो रही हैं और यहां पे कौन सारी चीजों को गवर्न कर रहा है? गवर्नमेंट। सारी चीजों को कौन कंट्रोल कर रहा है? गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है। तो थोड़ी करप्शन की प्रॉब्लम यहां पे आनी स्टार्ट हो गई और जिस स्पीड से ये कंट्रीज डेवलप कर रही थी ना, ये कंट्रीज उस स्पीड से डेवलप नहीं हो पा रही थी। तो यहां पे नींव पड़ती है जेलेसी की कि भाई ये वाली कंट्रीज तो अच्छे से डेवलप कर रही हैं और हम अच्छे से डेवलप नहीं कर पा रही हैं। तो इससे अच्छा अगर हम नेटो का ही मेंबर बन जाती तो फायदा था ना हमारे को, कि हम आज इसकी जगह पे होती, हमारी भी डेवलपमेंट होती। तो यहां से नींव पड़ती है आपकी डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर की, जिस पे फाइनल कील ठोकने का काम करती है आपकी गॉर्बेचोव की पॉलिसीज। तो गॉर्बेचोव कौन थे? गॉर्बेचोव आपके कम्युनिस्ट पार्टी के चांसलर थे और यूएसएसआर के प्रेसिडेंट भी रहे थे जब डिसइंटीग्रेशन होता है यूएसएसआर का। अब देखिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने दो पॉलिसीज लाई, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। अब इन दोनों पॉलिसीज की वजह से ना लोगों के पास फ्रीडम आया कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात कर सके। फ्रीडम ऑफ प्रेस भी थोड़ा एनकरेज किया गया इन पॉलिसीज के तहत। अब प्रेस ने क्या काम करा कि जो गवर्नमेंट की करप्शन थी ना, उसको लोगों के सामने लाना स्टार्ट कर दिया। अब लोगों को जब ये पता चलने लगा कि भाई सोवियत यूनियन तो करप्शन का काम कर रही है, तो वहां से और उनके अंदर इनसिक्योरिटी आई कि काश हम यूएसए के साथ ही जुड़ जाते तो हमारे को ज्यादा फायदा रहता है ना। तो ये सारी चीजें आई। और दूसरी चीज जो ये रिस्ट्रक्चरिंग है, पेरेस्ट्रोइका पॉलिसी है, इसकी वजह से थोड़े प्राइवेट ट्रेड को भी गॉर्बेचोव ने प्रमोट करा रशिया में। तो इन पॉलिसीज को बोला जाता है कि ये पॉलिसीज जो थी वो फाइनल आपका कारण बनी डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के। आपको मैंने बर्लिन वॉल के बारे में बताया था। अब लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया ना कि इस बर्लिन वॉल को ही तोड़ना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि जो वेस्ट जर्मनी है वहां पे इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा थी और ईस्ट जर्मनी जहां पे सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस है वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट और ये सारी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई थी। तो लोग यहां से मूव करना स्टार्ट कर गए थे आपके वेस्ट जर्मनी में, है ना। तो धीरे धीरे लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि इस वॉल में छोटे छोटे छेद करने स्टार्ट कर दिए, जैसे कि आप यहां पे देख ही पा रहे हो। और फाइनली इस वॉल को तोड़ दिया गया। तो इस इंसिडेंस को कहा जाता है कि यहां से आपका फॉल ऑफ यूएसएसआर स्टार्ट होता है और फाइनली यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है 1991 में और यूएसएसआर 15 कंट्रीज में टूट जाता है, जिसमें से यूक्रेन भी एक कंट्री है। अब देखो क्या होता है ना कि यूएसएसआर वॉर्सो पैक्ट को कर देता है खत्म, है ना। अब कॉमन सेंस ये बोलती है कि भाई जब आपका सोवियत यूनियन बचा ही नहीं तो आपको नेटो को भी खत्म कर देना चाहिए, है ना। बट नेटो को यहां पे खत्म नहीं किया जाता है, नेटो को कंटिन्यू रखा जाता है और नेटो की धीरे धीरे क्या की जाती है, एक्सपेंशन की जाती है, मतलब इसकी मेंबरशिप को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। अब देखो यूएसएसआर टूट गया है 15 कंट्रीज में, जिसमें से रशिया सबसे बड़ी कंट्री है और वो अपने आप को क्या मानती है, सक्सेसर मानती है यूएसएसआर का। अब धीरे धीरे जो पहले की सोवियत कंट्रीज थी ना, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो एस्टोनिया, लटाविया, ये सब पहले यूएसएसआर का पार्ट होती थी। धीरे धीरे ये किसका मेंबर बनना स्टार्ट हो जाती है, नेटो का मेंबर बनना स्टार्ट हो जाती है। और लेटली यूक्रेन भी यही बात कर रहा था कि भाई हमारे को किसका मेंबर बनना है, नेटो का मेंबर बनना है। अब नेटो का मैंने आपको पहले बताया है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 मतलब एक पे अटैक तो सब पे अटैक। अब इसी चीज का डर है रशिया को। रशिया को यह डर है कि भाई अगर यूक्रेन आपका नेटो का मेंबर बन जाता है तो उस केस में नेटो की जो फोर्सेस हैं, यानी इनडायरेक्टली यूएसए की फोर्सेस जो हैं वो उसके बिल्कुल पास पहुंच जाएंगी और वॉर के केस में रशिया बैकफुट पर वहां पे जा सकता है। इसीलिए ये जो डेवलपमेंट हो रही है कि रशिया ने क्यों इन्वेड किया आपका यूक्रेन को, यहां से कुछ कुछ चीजें हमारे को पता चलती हैं। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में देखते हैं आगे। अब देखिए बहुत सारी जो प्रीवियस सोवियत कंट्रीज थी ना, उन्होंने नेटो ज्वाइन करा, बट रशिया को
खास तौर पे यूक्रेन से क्या प्रॉब्लम है। अगर यूक्रेन ज्वाइन कर लेता है ना आपका नेटो, तो रशिया को क्या प्रॉब्लम हो सकती है इससे, आइए इसके बारे में देखते हैं। देखो, पहला रीजन है ट्रेड। आपको यहां पे मैं एक बात बता दूं कि जो रशिया है ना, रशिया की ज्योग्राफी इसी हिसाब से है कि सर्दियों में रशिया के जो नदर्न पोर्ट्स है ना वो सब फ्रीज हो जाते हैं और रशिया के लिए ट्रेड करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आज भी जो मैक्सिमम ट्रेड है वो आपके सी रूट के थ्रू होता है ना। पर रशिया के पास कोई रास्ता नहीं बच जाता, बिकॉज सर्दियों में इसके सारे के सारे नॉर्दर्न पोर्ट्स हो जाते हैं फ्रीज। तो इसके पास एकमात्र रास्ता बच जाता है ट्रेड करने का, वो है वाया ब्लैक सी। ठीक है, अब अगर यूक्रेन मेंबर बन जाता है आपका नेटो का, तो ये आ जाएगा यूएसए के इन्फ्लुएंस में, और यूएसए ना अगर ब्लैक सी को ब्लॉक कर देता है तो रशिया को ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए यूक्रेन रशिया के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला रीजन तो ये हो गया। अब देखिए सेकंड रीजन देखते हैं। देखो, रशिया का जो 50% रेवेन्यू है ना वो ऑयल और नेचुरल गैस को बेच के आता है। जैसे कि आपको पता है कि यूरोपियन कंट्रीज हैं, है ना, ये ठंडी कंट्रीज होती हैं और ठंड में इनको हीटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती होगी। हीटिंग सिस्टम के लिए क्या करती हैं, ये नेचुरल गैस का यूज करती हैं यूरोपियन कंट्रीज। अब नेचुरल गैस कहां से आएगी, नेचुरल गैस आती है रशिया से। रशिया ने बहुत ज्यादा अमाउंट में यहां से पाइपलाइंस जो है बिछा रखी है, जिससे डायरेक्टली यहां से जो नेचुरल गैस है उसको सप्लाई किया जा सकता है यूरोप में। अब देखो, ये जो पाइपलाइंस है ना ये आपकी यूक्रेन से भी पास होके जाती हैं। काफी ज्यादा अमाउंट में जो पाइपलाइंस है इनकी वो यूक्रेन से पास होती है। अब यूक्रेन क्या करता है कि जब तो रशिया की फेवरेबल गवर्नमेंट होती है यूक्रेन में, तब तो यूक्रेन इस अमाउंट को थोड़ा रीजनेबली एडजस्ट करता है। बट जैसे ही रशिया के अगेंस्ट वाली गवर्नमेंट यूक्रेन में आ जाती है ना, वो ये अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के रशिया के सामने रख देता है, जिसकी वजह से रशिया को प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो एक तो ये रीजन है। अब दूसरा रीजन है कि 2010-11 के आसपास क्या होता है ना कि यूक्रेन में शेल गैस डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, और जो इनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन लगता है ब्लैक सी में, वहां पे ऑयल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। अब देखो, आपको मैंने बताया कि रशिया का 50% पैसा कहां से आ रहा है, ऑयल और नेचुरल गैस को बेच के। अगर यूक्रेन भी ना नेचुरल गैस और ऑयल को बेचना स्टार्ट कर देता है तो रशिया का जो रेवेन्यू है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। पर देखो, रशिया को पता था कि भाई जो यूक्रेन है वो गरीब कंट्री है, अगर यहां पे डिपॉजिट्स पाए भी गए हैं ना तो इन डिपॉजिट से तेल निकालना और नेचुरल गैस निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा यूक्रेन के लिए, बिकॉज बहुत गरीब कंट्री, इसके पास तो इक्विपमेंट के पैसे ही नहीं है। यहां पे एंट्री होती है यूएसए की। यूएसए अपनी प्राइवेट कंपनीज को भेजता है यहां पे नेचुरल गैस और ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। जैसे ही ये बात रशिया को पता चलती है ना, रशिया सोचता है कि भाई अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमारे को इस कंट्री को इन्वेड करना ही पड़ेगा। तो 2014 में रशिया क्या करता है कि क्रीमियन पेनिनसुला को पूरा का पूरा कैप्चर कर लेता है। यहां पे वो जो प्राइवेट कंपनीज आई होती हैं, जितने भी उनके इक्विपमेंट लगे होते हैं, सबको सीज कर देता है। और रशिया रीजन देता है कि भाई यहां पे स्लाव पीपल रहते थे और हमारे एथनिक पीपल हैं स्लाव पीपल जो है, तो इसीलिए वो चाह रहे हैं कि हम इस एरिया को कैप्चर करें, तो हमने इस एरिया को कैप्चर कर लिया। यह है 2014 की बात। देखो, 2014 में रशिया क्या करता है, क्रीमिया को कैप्चर कर लेता है और जो ऑयल डिपॉजिट्स यहां पे पाए जाते हैं, उन ऑयल डिपॉजिट्स में जितनी मशीनरी होती है उनको भी सीज कर दिया जाता है। तो देखिए, क्रीमिया को कैप्चर करने का जो डिसीजन था ना वो सिर्फ एथनिक माइनॉरिटी जो थी वहां पे वो नहीं था, उनका एक वाइडर ऑब्जेक्टिव था कि भाई अगर यूक्रेन भी कल को नेचुरल गैस और ऑयल का सप्लायर बन जाता है तो हमारा रेवेन्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो, ये सारी डेवलपमेंट्स जब होती है ना तो यूक्रेन बोलता है कि भाई अब तो हमारे को नेटो ज्वाइन करना ही पड़ेगा, हमारी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी तो वैसे ही रशिया ने वॉयलेट कर दी है, तो जितने जल्दी से जल्दी हम मेंबर बनेंगे नेटो का, उतने जल्दी से जल्दी हमारे को आर्टिकल 5 के तहत प्रोटेक्शन मिलेगी। तो यहां से यूक्रेन ना अपनी नेटो की मेंबरशिप के लिए अर्जियां लगाना और ज्यादा स्टार्ट कर देता है। इसके बाद क्या होता है कि कहीं यूएसए यूक्रेन को फुल टाइम नेटो मेंबरशिप ना दे दे, इसीलिए रशिया यूक्रेन पे फुल स्केल वॉर डिक्लेयर कर देता है और वो वॉर अभी तक भी चला हुआ है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया भी जाते हैं और यूक्रेन भी जाते हैं।
दोनों लीडर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स होने पर यह कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में, यानी ये इन दोनों कंट्रीज के बीच में पीस टॉक्स को ऑर्गेनाइज करा सकते हैं न्यू दिल्ली में। तो देखिए, अभी जो प्राइम मिनिस्टर रशिया गए थे वहां पे प्राइम मिनिस्टर को रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से भी सम्मानित किया गया। तो देखते हैं। तो देखिए, रशिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल कहा जाता है, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अभी रिसेंटली दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट अच्छे से समझ आया होगा, क्यों ये हुआ, क्या इसके पीछे के रीजंस थे और क्यों रशिया ने फाइनली अटैक करा आपका यूक्रेन पे। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। थैंक यू।